नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल सौर्य एकेडमी पे। देखिए फ्रेंड्स, आज हम बात करेंगे। हमने एक सीरीज़ शुरू करी थी उत्तराखंड का समग्र राजनीतिक इतिहास, यानी कि जो डॉक्टर अजय सिंह रावत की किताब है उसके अंतर्गत हम उत्तराखंड के इतिहास को यहाँ पर पढ़ रहे हैं। और उत्तराखंड के इतिहास की हमने लगभग 7 से 8 क्लास पढ़ ली है। देखिए फ्रेंड, जिन्होंने इससे पहले की क्लास नहीं देखी है वो प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं। उत्तराखंड के इतिहास के अंतर्गत आज का जो हमारा टॉपिक है, चंद राज्य का अवनति काल, यानी कि यहाँ से चंदों का पतन शुरू हो जाता है। और इसमें हमने जो अंतिम शासक पढ़ा था राजा जगतचंद पढ़ा था, जो कि चंदों का अंतिम प्रतापी शासक भी हुआ है। इसके बाद के जो चंद शासक आए हैं वो निर्बल या दुर्बल शासक हुए हैं और उतनी ख्याति प्राप्त नहीं कर पाए और अपने साम्राज्य को बचा नहीं पाए। और अंततः चंदों का पतन होता है, गोरखों का कुमाऊं के अंदर आगमन होता है। देखिए फ्रेंड, जिसने इससे पहले की क्लासेस नहीं देखी हैं प्लेलिस्ट में जाकर देख सकता है, और जिन्होंने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है वो कर लीजिए। और साथ ही साथ हमारे टेलीग्राम ग्रुप से जुड़ने के लिए लिंक हमने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया है। तो चलिए फ्रेंड, शुरू करते हैं। जैसे कि मैंने बताया है, अंतिम हमने जो पढ़ा था जगतचंद पढ़ा था, जिसकी मृत्यु सन 1720 ईस्वी में होती है। इसके बाद जो गद्दी पर बैठेगा इसका बड़ा पुत्र देवीचंद बैठेगा। और देवीचंद के अगर शासन पीरियड की बात करें 1720 से लेकर 26 तक, मात्र 6 वर्ष इन्होंने यहाँ पर शासन किया है। और जगतचंद का टाइम पीरियड की अगर बात करें 1708 से लेकर 1720, लगभग इन्होंने 12 साल शासन किया है। और कुमाऊं का स्वर्णकाल भी जगतचंद के शासनकाल को कहा जाता है, कुमाऊं का गोल्डन पीरियड या स्वर्णकाल। देखिए फ्रेंड, देवीचंद जो कि जगतचंद का बड़ा पुत्र था और इसने लगभग 6 सालों तक यहाँ पर शासन किया है। इसके बारे में कहा जाता है कि इसने विक्रमादित्य बनने के चक्कर में कुमाऊं का जो सारा धन था वो बर्बाद कर दिया, यानी कि कुमाऊं के राजकोष में जितना भी धन था वो सारा व्यय कर दिया या बर्बाद कर दिया। विक्रमादित्य जो कि भारत के इतिहास में चंद्रगुप्त विक्रमादित्य सहित टोटल 14 विक्रमादित्य हुए हैं और ये अपने आप में सारे शक्तिशाली शासक थे। तो इसने भी विक्रमादित्य बनने के चक्कर में सारा धन क्या कर दिया, बर्बाद कर दिया। और जिस कारण इनको कुमाऊं का मोहम्मद बिन तुगलक भी कहते हैं, क्योंकि इसने बहुत सारे कार्य ऐसे करवाए हैं जो मोहम्मद बिन तुगलक ने भी करवाए हैं और अपने कार्यों में सफल नहीं हुआ है, जिस कारण इसको कुमाऊं का मोहम्मद बिन तुगलक के नाम से भी जाना जाता है, या फिर कुमाऊं का विक्रमादित्य भी इसको कहते हैं। ये आपको याद रखना है, कुमाऊं का विक्रमादित्य या मोहम्मद बिन तुगलक कौन है, तो देवीचंद हो जाएगा। देखिए फ्रेंड, देवीचंद ने भी गढ़वाल पर कई आक्रमण किए, परंतु ये कभी सफल नहीं हुआ, श्रीनगर को कभी जीत नहीं पाया। और देवीचंद एक ऐसा शासक था जिसका सेनापति एक मुस्लिम सरदार था जिसका नाम था दाऊद खां। देखिए फ्रेंड, कहा जाता है कि देवीचंद ने गढ़वाल विजय की कई कोशिशें की, जीत नहीं पाया। और इसने नैनीताल के अंदर एक पहाड़ी का नाम श्रीनगर रख दिया और जश्न मनाया कि मैंने गढ़वाल जीत लिया है। और नैनीताल के अंदर जो चीड़ के वन थे उन चीड़ के वनों पर इसने कम्बल लपेट दी ताकि उनको ठंड ना लगे, जिस कारण इसको पागल बादशाह या फिर कुमाऊं का मोहम्मद बिन तुगलक कहते हैं। देखिए फ्रेंड, इसी कारण इसकी हत्या हो जाती है, यानी कि देवीचंद की हत्या हो जाती है। इसकी हत्या का जिम्मेदार कौन है, तो इसके दरबारी माणिक बिष्ट और पूरनमल। ये पूरनमल है, माणिक बिष्ट और उसका पुत्र पूरनमल देवीचंद की हत्या करते हैं। देखिए फ्रेंड, इन दोनों को कहते हैं, यानी कि माणिक बिष्ट और पूरनमल को गेड़ा कहते हैं, गेड़ा। ये भी आपको याद रखना है, मान गेड़ा और उसका पुत्र पूरन गेड़ा। गेड़ा जाति से ये थे, इसलिए इनको गेड़ा कहा गया है। देखिए फ्रेंड, जो देवीचंद है इसके बारे में जानकारी मिलती है। इसका एक ताम्रपत्र प्राप्त होता है, बरम ताम्रपत्र। कहाँ से प्राप्त हुआ है, तो पिथौरागढ़ से प्राप्त हुआ है। इस ताम्रपत्र के अनुसार इसको महाराज कुमार श्री देवी सिंह गोसाई के नाम से जाना गया है। और एक ताम्रपत्र और है झिझाड़, जो कि चंपावत से प्राप्त हुआ है। इसमें इसको महाराज कुमार श्री देवी सिंह गोसाई के नाम से संबोधित किया गया है। तो दोनों पॉइंट आपको याद रखने हैं। बरम ताम्रपत्र में देवीचंद का नाम क्या मिलता है, तो महाराज कुमार, और झिझाड़ ताम्रपत्र में श्री देवी सिंह गोसाई मिलता है। देखिए फ्रेंड्स, जैसे ही माणिक बिष्ट और पूरनमल यानी कि जो गेड़ा है वो देवीचंद की हत्या करते हैं, उसके बाद शासक बनता है अजीत चंद। अजीत चंद के बारे में एक दो पॉइंट आपको याद रखने हैं जो एग्जाम में आते हैं। देखिए फ्रेंड, चंदों का जो अंतिम वंशज था वो देवीचंद था। देवीचंद की हत्या के साथ ही उसके पुत्रों की भी हत्या की जाती है और चंद वंश के जो वंशज हैं वो समाप्त हो जाते हैं। उसके बाद जो अजीत चंद है इसके बारे में अपनी एक कहानी है। कहाँ से ये आता है इसके बारे में ये पढ़ेंगे। पहला पॉइंट है, देवीचंद की हत्या के बाद जो बिष्ट थे, यानी कि पूरनमल और माणिक बिष्ट जो गेड़ा थे, तो शासन उनके हाथों में आ गया। उनके हाथों में शासन आने के बाद ये सबसे पहले क्या करते हैं, चंदों के कुंवरों को ढूंढना शुरू करते हैं, यानी कि चंदों का कोई वंशज ढूंढना शुरू करते हैं। क्योंकि देवीचंद की हत्या हो चुकी है, उनके पुत्रों की भी हत्या हो चुकी है, अब कोई बचा नहीं है।
इसलिए ये ढूंढना शुरू करते हैं। फ्रेंड जैसे इनको पता लगता है जो ज्ञानचंद थे उनकी पुत्री का विवाह कटिहार यानी कि जो आज का रोहिलखंड है या बुंदेलखंड है, उत्तर प्रदेश का हिस्सा है, तो वहाँ के एक राजा हुआ करते थे नरपत सिंह। तो नरपत सिंह के साथ ज्ञानचंद की पुत्री का विवाह हुआ था। तो ये वहाँ पहुँचते हैं और नरपत सिंह के पुत्र को कुमाऊँ लाते हैं और गद्दी पर बैठाते हैं, और यही नरपत सिंह का पुत्र अजीत चंद के नाम से शासन करने लगता है। देखिए फ्रेंड, जैसे ही अजीत चंद का राज्यारोहण होगा यानी कि 1726 से 30 तक मात्र 4 साल ये शासन करता है। इस समय इसका कोई भी वर्चस्व कुमाऊं में नहीं है, क्योंकि जो कुमाऊं का सारा शासन संभाला है वो मानिक बिष्ट और पूरनमल गेड़ा ने संभाला है, जिस कारण अजीत चंद क्या है, कठपुतली की भांति यहाँ पर कार्य करता है। और जो मानिक गेड़ा है इसके साथ इसका पुत्र पूरनमल है, ये सारा शासन अपने हाथों में लेते हैं और जनता पर अत्याचार करना प्रारंभ करते हैं। इसी घटना को कुमाऊं के इतिहास में गेड़ागर्दी के नाम से जाना गया है। देखिए फ्रेंड, ये इंपॉर्टेंट है, यहाँ पर क्वेश्चन आएगा कि गेड़ागर्दी किसके समय चरम पर थी, तो राजा अजीत चंद के समय चरम पर थी, यानी कि इन्हीं के समय जो सारा शासन था पूरनमल और उसके पिता मानिक बिष्ट के हाथों में थी। ये आपको याद रखना है। इसी घटना को क्या कहा गया है, गेड़ागर्दी कहा गया है, कि जब मानिक गेड़ा और पूरनमल ने कुमाऊं में काफ़ी अत्याचार किए, अपने मनमाने ढंग से टैक्स लगाए, मनमाने ढंग से जनता को लूटा, तो उसी घटना को कहा गया है। जैसे ही ये बात अजीत चंद को पता चलती है, अजीत चंद इसका विरोध करता है और ये अंततः अजीत चंद की भी हत्या कर देते हैं। तो इसी घटना को कहा गया है गेड़ागर्दी। को याद रखना है, गेड़ागर्दी किसके समय चरम पर थी, तो अजीत चंद के समय पर थी। गेड़ा कौन थे, तो मानिक बिष्ट और उसका पुत्र पूरनमल। जैसे ही अजीत चंद की मृत्यु होगी फिर से कुमाऊं की गद्दी खाली हो जाएगी। अब फिर से कुमाऊं में कोई भी वंशज चंदों का नहीं बचा है। अब क्या होगा, शासक बनेगा कल्याणचंद चतुर्थ। देखिए फ्रेंड, जो कल्याणचंद चतुर्थ है ये भी बाहर से आया हुआ है, यानी कि इसको भी नेपाल से ये लोग लाते हैं। इसकी भी अपनी एक कहानी है। 1730 से लेकर 47 के मध्य ये शासन करता है। सबसे पहले इसके बारे में जो जानकारी मिलती है, लखनऊ संग्रहालय में स्थित जो ताम्रपत्र है वहाँ से ज्ञात होता है कि जो कल्याणचंद है वो डोटी से लाकर कुमाऊं की गद्दी पर बैठा गया था। इसके बारे में कहाँ से जानकारी मिलती है कि ये डोटी यानी कि नेपाल से आया और कुमाऊं की गद्दी पर आसीन कराया गया, तो ये लखनऊ संग्रहालय में स्थित ताम्रपत्र के आधार पर कहा गया है। देखिए फ्रेंड, इसको नेपाल से लाने का भी एक कारण है, क्योंकि जैसे ही अजीत चंद की हत्या हो जाएगी और फिर से कुमाऊं की गद्दी खाली हो जाती है, उसके बाद क्या होता है, कुमाऊं की गद्दी जैसे ही खाली हो जाएगी तो अनूप सिंह तड़ागी और कुमाऊं राज्य के कुछ योग्य पुरुष पीपली के राजा पे फिर से जाते हैं, उनके दूसरे पुत्र को मांगने जाते हैं। परंतु इस बार जो पीपली का राजा नरपति सिंह है वो अपने दूसरे पुत्र को देने से मना करता है, क्योंकि इनका एक पुत्र अजीत चंद था, उसको मार दिया गया है। अब फिर से ये मना करते हैं, मैं अपने पुत्र को नहीं दूंगा। इसके बाद ये लोग क्या करते हैं, जो अनूप तड़ागी है, हीरा चौधरी है, ये सारे लोग नेपाल जाते हैं और कल्याणचंद बहादुर को कुमाऊं लाया जाता है और गद्दी पर बैठाया जाता है। तो ये आपको याद रखना है, कौन सा शासक नेपाल से लाकर कुमाऊं की गद्दी पर बैठाया गया, तो कल्याणचंद बहादुर। इसी को कल्याणचंद फोर्थ के नाम से जाना जाता है, ये भी आपको याद रखना है। कुमाऊं इतिहास में कल्याणचंद 4 हुए हैं, तो कल्याणचंद फोर्थ, इसको नेपाल से लाकर कुमाऊं की गद्दी पर बैठाया गया। अगला पॉइंट जो इसके बारे में मिलता है, गद्दी पर बैठते ही ये सबसे पहले क्या करता है, मान गेड़ा और उसके पुत्र पूरनमल की हत्या करवा देता है, उनको ये मरवा देता है और अल्मोड़ा में चौमल्ला महल का निर्माण करवाता है। देखिए फ्रेंड, गेड़ागर्दी किसके समय चरम पर थी, तो अजीत चंद के समय पर थी। गेड़ाओं को यानी कि पूरनमल और उसके पिता मान गेड़ा की हत्या किसने करवाई थी, तो वो कल्याणचंद ने करवाई थी। ये आपको याद रखना है, इन दोनों को मरवाया है कल्याणचंद ने, क्योंकि इसको पता था कहीं ना कहीं मेरी भी हत्या की जाएगी। और दूसरा इसके बारे में याद रखना है, अल्मोड़ा के अंदर जो चौमल्ला महल है वो किसने बनाया है, तो वो भी कल्याणचंद फोर्थ ने बनाया है। देखिए फ्रेंड, इसके समय की सबसे प्रमुख घटना है 1743-44 का रोहिलों का आक्रमण। जो रोहिलखंड के सरदार थे वो कुमाऊं पर आक्रमण करते हैं। रोहिलखंड में मुस्लिमों का शासन है, तो वहाँ के जो शासक थे वो क्या करते हैं, कुमाऊं पर आक्रमण करते हैं, कुमाऊं को अपने अधिकार में लेते हैं। तो ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है यहाँ पर। जो 1743-44 में कुमाऊं के शासक कल्याणचंद फोर्थ थे, इन्हीं के समय रोहिलखंड के सरदार अली मोहम्मद खान ने कुमाऊं पर आक्रमण किया था। पहला पॉइंट तो यही याद रखना है, रोहिलाओं का या फिर कटिहारों का कुमाऊं पर आक्रमण 1743-44 में किसके नेतृत्व में हुआ था, मोहम्मद खान के नेतृत्व में हुआ था। इसके बारे में अगला पॉइंट है, जैसे ही मोहम्मद खान कुमाऊं पर आक्रमण करेगा तो इसी समय जो अवध के नवाब मंसूर अली खान हैं वो भी कुमाऊं पर आक्रमण करते हैं और तराई क्षेत्र में स्थित बिलारी हो गया, सरबना हो गया, इन सारे गांवों पर अधिकार कर लेता है। मंसूर अली खान का सामना करने के लिए
कल्याणचंद अपनी सेना भेजता है और सेना पराजित हो जाती है ना। जैसे वो सेना भेजेगा तो भीमताल के नीचे जो छकाता परगना है उसमें स्थित एक स्थान है विजयपुर। तो विजयपुर के अंदर युद्ध होता है जिसमें रोहिलाओं की मार से कुमाऊनी सेना परास्त हो जाती है या फिर कुमाऊनी सेना में भगदड़ मच जाती है। 1743 से 45 के मध्य रोहिलाओं का कुमाऊं पर आक्रमण होता है और इस समय कुमाऊं के शासक कौन है? कल्याणचंद फोर्थ हैं और ये युद्ध कुमाऊनी सेना हार जाती है और कुमाऊं पर रोहिलाओं का अधिकार होता है। और जो कल्याणचंद फोर्थ है वो भागकर गढ़वाल चले जाता है। गढ़वाल में प्रदीप शाह का शासन है, राजा प्रदीप शाह। बाद में ये कल्याणचंद की मदद करते हैं और रोहिलाओं से पीछा छुड़ाते हैं। देखिए फ्रेंड, रोहिलाओं के बारे में अगला पॉइंट है कि जो रोहिलाओं की सेना थी वो सुयाल नदी के मार्ग से होते हुए अल्मोड़ा पहुंच गई और कल्याणचंद भागकर गढ़वाल की ओर चले गया, जैसे कि मैंने बताया है। और जो अल्मोड़ा नगर है वो रोहिलाओं के अधिकार में हो गया है। सुयाल और कोसी नदी के मध्य अल्मोड़ा नगर बसा है, ये भी आपको याद रखना है। सुयाल और कोसी नदी के मध्य कौन सा नगर है? तो अल्मोड़ा है। देखिए फ्रेंड, जैसे ही रोहिलाओं का अल्मोड़ा के अंदर शासन होगा या अधिकार होगा तो ये सबसे पहले अल्मोड़ा के मंदिरों को तोड़ डालते हैं। इसके बाद भारी संख्या में जो नर नारियाँ हैं, वहाँ के लोग हैं, उनको दास बनाकर मैदानी भागों में बेच दिया गया। डर के मारे जो लोग बचे थे वो मुसलमान बन गए। उनका साक्ष्य आज भी देखने को मिलता है क्योंकि अल्मोड़ा में बहुत सारे जो हिंदू हैं मुसलमान बनकर भी हिंदू जाति नाम लिखते हैं। आज भी अल्मोड़ा के अंदर बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो मुस्लिम हैं पर उनकी जाति में हिंदू नाम है। कि उसी समय के यानी कि रोहिलाओं के आक्रमण के समय ज़बरदस्ती मुसलमान बनाए गए थे। अगला पॉइंट है, जो कल्याणचंद है उसने गढ़वाल नरेश प्रदीप शाह से मदद मांगी और रोहिलाओं से पीछा छुड़वा दिया था। तो आपको ये याद रखना है 1743 से 45 के मध्य रोहिला आक्रमण के समय गढ़वाल नरेश कौन थे? प्रदीप शाह थे। इन्होंने ही जो कुमाऊं के शासक थे चंद शासक कल्याणचंद, उनकी मदद की थी। कहा जाता है कि इन्होंने लगभग 3 लाख रुपये हर्जाना भरा था, तब जाके कुमाऊं छूटा था। तो ये आपको याद रखना है। गढ़वाल शासक कौन थे? प्रदीप शाह थे। अगला जो पॉइंट है रोहिलाओं के बारे में, ये बाद में क्या करते हैं 1745 के अंदर पुनः कुमाऊं पर आक्रमण करते हैं। और इस समय जो कुमाऊं में कल्याणचंद के सेनापति हैं शिवदेव जोशी हैं। तो शिवदेव जोशी और रोहिलाओं के मध्य बाड़ाखेड़ी नैनीताल के अंदर है। तो वहाँ पर एक युद्ध होता है जिसमें शिवदेव जोशी फिर से परास्त होता है और कुछ भाग फिर से रोहिलाओं के अधीन चले जाता है। अब अगला शासक हम पढ़ेंगे दीपचंद। दीपचंद के बारे में भी क्वेश्चन बनते रहते हैं। इनका टाइम पीरियड है 1747 से 77। देखिए फ्रेंड, शिवदेव जोशी जो कल्याणचंद का सेनापति था और बाद में जो कल्याणचंद का पुत्र है दीपचंद, इसका संरक्षक भी ये बनता है। यानी कि शिवदेव जोशी के संरक्षण में दीपचंद को शासक बनाया जाता है। इसके पिता की मृत्यु हो चुकी है और दीपचंद अभी बाल्यावस्था में, यानी कि ये बालिग नहीं हुआ है, अभी बाल्यावस्था में है। शासक तो दीपचंद है परंतु शासन कौन चला रहा है? शिवदेव जोशी चला रहा है। देखिए फ्रेंड, दीपचंद का संरक्षक होने के कारण इसको कुमाऊं का बैरम खान भी कहते हैं। कुमाऊं का बैरम खान कौन है? शिवदेव जोशी है। जैसे बैरम खान ने अकबर को संरक्षण दिया था, शासक अकबर था परंतु वो अल्प आयु का था और शासन चलाया था बैरम खान है, वैसे ही दीपचंद अल्प आयु का था और शासन चलाया था शिवदेव जोशी ने, जिस कारण इसको कुमाऊं का बैरम खान भी कहते हैं। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ये आपको याद रखना है। एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन है तो इम्पोर्टेंट हो जाता है। देखिए फ्रेंड्स, शिवदेव जोशी का एक चचेरा भाई था जिसका नाम था हरिराम जोशी। हरिराम जोशी को शिवदेव जोशी काशीपुर का हकीम नियुक्त करता है, परंतु जो हरिराम जोशी है वो हमेशा से शिवदेव जोशी का स्थान लेना चाहता था, यानी कि अपने बड़े भाई का स्थान लेना चाहता था, जिस कारण उसने कुमाऊं में फड़त्यालों का साथ दिया था। देखिए फ्रेंड, मैंने जब शुरुआत में चंद्रवंश शुरू कराया था 2 जातियां बताई थी, मेहरा और फड़त्याल। मेहरा और फड़त्याल ये क्या है? कुमाऊं के अंदर राजा के सलाहकार हुए हैं। ये 2 जातियां हैं, इन्हीं का वर्चस्व है। यानी कि जो राजनीतिक सलाहकार होते थे ये मेहरा और फड़त्याल होते थे। 2 जातियां यहाँ पर निवास कर रही थी, इनको सोमचंद ने राजनीतिक सलाहकार नियुक्त किया था। तो वहाँ से ये अभी तक चलते आ रहे हैं। तो जो फड़त्याल थे वो चाहते थे कि जो अमर सिंह रौतेला है वो शासक बने, जबकि शिवदेव जोशी मेहरा गुट से था। तो शिवदेव जोशी दीपचंद को यहाँ पर शासक बनाता है, जबकि फड़त्याल चाहते थे अमर सिंह रौतेला को शासक बनाया जाए। इसीलिए शिवदेव जोशी का जो चचेरा भाई है हरिराम जोशी वो फड़त्यालों का साथ देता है ताकि शिवदेव जोशी को खत्म करके वह उसका स्थान ले सके, परंतु ऐसा नहीं होता है। अगला पॉइंट इसमें देखेंगे, शिवदेव जोशी मेहरा गुट से था जैसे कि मैंने बताया है। तो फड़त्यालों ने क्या किया? षड्यंत्र करना शुरू कर दिया
और जो अमर सिंह रौतेला जो फड़त्याल गुट से था, उसने नैनीताल के चोरगलिया में विद्रोह उत्पन्न किया और शिवदेव जोशी ने उसका विद्रोह वहीं पर दबा दिया, यानी कि उसको वहां पर परास्त कर दिया। और इसी विद्रोह को फड़त्यालों का गदर नाम से जाना जाता है। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, फड़त्यालों का गदर नाम से किसे जाना जाता है? तो नैनीताल के चोरगलिया में अमर सिंह रौतेला द्वारा शिवदेव जोशी के खिलाफ विद्रोह किया गया, जो कि फड़त्याल जाति से संबंधित था। और शिवदेव जोशी जो कि मेहरा जाति से संबंधित था, उसने फड़त्यालों को वहां पर पराजित किया। इसी को कहते हैं फड़त्यालों का गदर। तो फड़त्यालों का गदर किस शासक के समय था? तो राजा दीपचंद के समय था। ये भी इंपॉर्टेंट है। फ्रेंड, आगे चलकर जो अमर सिंह और हरिराम जोशी है, ये चोरगलिया में शिवदेव जोशी से पराजित हो जाते हैं और हारकर गढ़वाल के अंदर जाते हैं, यानी कि गढ़वाल के पंवार राजवंश में ये शरण लेते हैं। और गढ़वाल के शासक इस समय प्रदीप शाह हैं। प्रदीप शाह, जैसे कि मैंने बताया है, कल्याण चंद के समय से लेकर दीपचंद के समय तक प्रदीप शाह गढ़वाल के अंदर शासन करते हैं। जैसे ये गढ़वाल के अंदर जाएंगे तो वहाँ जाकर ये प्रदीप शाह को उकसाते हैं और कुमाऊं पर आक्रमण करने का न्योता देते हैं कि आप कुमाऊं पर आक्रमण करो, उसे अपने अधिकार में ले लो। प्रदीप शाह तैयार हो गया और इस घटना को जोशियों का उल्कापात यानी कि जोशोल नाम से जाना गया। देखिए फ्रेंड, ये जोशियों का उल्कापात या जोशोल, इसी के साथ साथ गेड़ागर्दी या फिर फड़त्यालों का गदर, ये क्वेश्चन मिलाने को आते हैं। ये आपको याद रखना है या फिर नोट्स बनाते हुए चलना है। इस घटना को जोशियों का उल्कापात कहा गया, यानी कि जोशियों का उल्कापात किस शासक के समय की घटना है? तो राजा दीपचंद के समय की घटना है, जब शिवदेव जोशी अपने चचेरे भाई हरिराम जोशी और अमर सिंह रौतेला को भगाकर गढ़वाल भेज देता है। और गढ़वाल में ये दोनों प्रदीप शाह को कुमाऊं आक्रमण का न्योता देते हैं। इसको क्या कहा गया है? जोशियों का उल्कापात या फिर जोशोल कहा गया है। अब हम पढ़ेंगे तामाडोन का युद्ध। ये इंपॉर्टेंट युद्ध है, एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन है। देखिए फ्रेंड, तामाडोन की अगर बात करें तो जून 1755 ईस्वी में शिवदेव जोशी, जो कि दीपचंद का सेनापति था, एवं प्रदीप शाह के सेनापति नरपति गुलेरिया, इनके मध्य ये लड़ाई होती है। तो ये आपको याद रखना है, तामाडोन का युद्ध किसके मध्य हुआ? कुमाऊं और गढ़वाल के मध्य, यानी कि प्रदीप शाह के सेनापति नरपति गुलेरिया और दीपचंद के सेनापति शिवदेव जोशी के मध्य। कब हुआ? तो जून 1755 ईस्वी में। अब हम पढ़ेंगे इसमें पानीपत की तीसरी लड़ाई। देखिए फ्रेंड, जो पानीपत की तीसरी लड़ाई होती है 1761 में होती है। इस समय जो कुमाऊं शासक हैं दीपचंद हैं। तो यहाँ से क्वेश्चन आते हैं कि पानीपत की तीसरी लड़ाई के समय कुमाऊनी शासक कौन थे? तो दीपचंद थे। इनके बारे में क्वेश्चन इसलिए बनते हैं क्योंकि दीपचंद द्वारा भी पानीपत की लड़ाई में अपनी सेना भेजी जाती है। अगर इस युद्ध की बात करें तो जनवरी 1761 में पानीपत के तीसरे युद्ध में जो दीपचंद थे, इन्होंने अपनी सेना हरिराम जोशी और बीरबल नेगी के नेतृत्व में अहमद शाह अब्दाली की सहायता के लिए भेजी थी। अहमद शाह अब्दाली और मराठों के बीच पानीपत का तीसरा युद्ध होता है। तो अहमद शाह अब्दाली की सहायता के लिए दीपचंद ने अपनी सेना भेजी थी बीरबल और हरिराम जोशी के नेतृत्व में, यानी कि मराठों के विरुद्ध अपनी सेना भेजी थी। तो ये पॉइंट भी याद रखना है, पानीपत की तीसरी लड़ाई में अपनी सेना किसने भेजी थी? तो दीपचंद ने भेजी थी। देखिए फ्रेंड, अल्मोड़ा के अंदर जो जागेश्वर मंदिर समूह है, वहाँ से दीपचंद की अष्टधातु की 4 फीट ऊंची मूर्ति प्राप्त हुई है। अष्टधातु यानी कि 8 धातुओं से निर्मित मूर्ति कहाँ से प्राप्त हुई है? तो जागेश्वर से प्राप्त हुई है। किस शासक की प्राप्त हुई है? तो दीपचंद की प्राप्त हुई है। देखिए फ्रेंड, जागेश्वर मंदिर से 2 शासकों की मूर्तियाँ प्राप्त हुई हैं। एक तो तिरुमल चंद में हमने पढ़ाया था, तिरुमल चंद का जनेऊ और उनकी मूर्ति प्राप्त हुई। इनका सोने का जनेऊ भी प्राप्त हुआ था। और दीपचंद की अष्टधातु की मूर्ति, ये दोनों कहाँ से प्राप्त हुए? तो जागेश्वर मंदिर से प्राप्त हुए। देखिए फ्रेंड, इनके शासनकाल में एक व्यक्ति और रहता था, मोहनचंद। मोहनचंद जो कि दीपचंद की रानियों का बख्शी था। उनकी रानियों की जो सेना थी उसका सेनापति कौन था? मोहनचंद था। तो ये मोहनचंद क्या करता है? दीपचंद और उसके पुत्रों की हत्या करता है और दीपचंद की जो रानी है उसको भी मरवा देता है। 1777 के अंदर ये सारा ये कांड करता है, क्योंकि इस समय जो शिवदेव जोशी और उनका पुत्र हर्षदेव जोशी है, ये कुमाऊं के अंदर नहीं है, ये कुमाऊं से बाहर जा रखे हैं। तो ये मौके का फ़ायदा उठाकर दीपचंद की हत्या करता है, उसके पुत्रों की भी हत्या करता है और पत्नी की भी हत्या करता है। ये घटना कब की है? तो 1777 ईस्वी की ये घटना है। इनकी हत्या करके ये खुद शासक बनता है 1777 से लेकर 79 के मध्य। इस बीच ये पहली बार शासक बनता है, यानी कि ये 2 बार गद्दी पर बैठता है। तो पहली बार कब बैठता है? 1777 से लेकर 79 तक, यानी कि 79 तक। जब दीपचंद की हत्या होती है उस समय जो जोशी बंधु है, यानी कि शिवदेव जोशी और उनके पुत्र हर्षदेव जोशी, ये दोनों बरेली की यात्रा पर थे। जब उनको पता लगता है मोहनचंद ने कुमाऊं को हथिया लिया है,
तो वो गढ़वाल के शासक ललित शाह को कुमाऊं आक्रमण का न्योता देते हैं। देखिए फ्रेंड, इस समय गढ़वाल के शासक हैं प्रदीप शाह के पुत्र ललित शाह। देखिए फ्रेंड, इस समय गढ़वाल के अंदर भी एक युद्ध होता है सिरमौर के शासक और पंवार शासक ललित शाह के मध्य, जिसमें सिरमौर के शासक ललित शाह को पराजित करते हैं। अब जो हर्षदेव जोशी है वो इस समय इस युद्ध का फायदा उठाता है, क्योंकि ललित शाह हार के आए हैं, वो अपनी हार का बदला लेना चाहते हैं। तो हर्षदेव जोशी ललित शाह को कुमाऊं आक्रमण का न्योता देता है और ललित शाह मान भी जाते, क्योंकि इसी समय वो हार के आया है, सिरमौर से हार के आया है, जो हिमाचल के शासक हैं। तो गढ़वाल नरेश का जो सेनापति है प्रेमपति खंडूड़ी, इसके नेतृत्व में ललित शाह कुमाऊं पर आक्रमण करते हैं और द्वाराहाट पर कब्जा करते हैं। सबसे पहले द्वाराहाट पर कब्जा होता है, उसके बाद एक फेमस युद्ध होता है जिसको कहते हैं बगवाली पोखर का युद्ध। देखिए फ्रेंड, बगवाली पोखर अल्मोड़ा के अंदर है, वहाँ पर एक युद्ध होता है जिसको बगवाली पोखर के नाम से जाना जाता है। तो बगवाली पोखर का युद्ध 1779 ईस्वी को गढ़वाल एवं कुमाऊं सेना के मध्य होता है, जिसमें ललित शाह मोहन चंद को परास्त कर देता है। और जो हर्षदेव जोशी है वो यही चाहता था कि मोहन चंद को यहाँ से हटाया जाए और शासन मेरे हाथों में आ जाए। तो हर्षदेव जोशी का यह प्लान काम कर जाता है, जो इन्होंने योजना बनाई थी ये काम कर जाती है। मोहनचंद कुमाऊं से भागकर लखनऊ चले जाता है और कुमाऊं में शासन होता है ललित शाह का। जैसे ही ललित शाह युद्ध जीतेगा और अपने छोटे पुत्र प्रद्युम्न शाह को प्रद्युम्न चंद के नाम से कुमाऊं की गद्दी पर बैठाएगा, और जो हर्षदेव जोशी है उसको प्रद्युम्न शाह का प्रधानमंत्री नियुक्त करता है। तो प्रद्युम्न चंद के नाम से कुमाऊं की गद्दी पर कौन बैठा है? तो प्रद्युम्न शाह बैठा है। और इसका प्रधानमंत्री किसे बनाया जाता है? तो हर्षदेव जोशी को बनाया जाता है। देखिए फ्रेंड, जो प्रद्युम्न चंद है या प्रद्युम्न शाह है वो एकमात्र शासक है जिसने कुमाऊं और गढ़वाल दोनों के ऊपर शासन किया है, यानी कि पूरे उत्तराखंड पर शासन करने वाला एकमात्र शासक कौन है? तो प्रद्युम्न चंद है या फिर प्रद्युम्न शाह है। देखिए फ्रेंड, जैसे ही प्रद्युम्न चंद का राज्याभिषेक होगा उसके बाद जो ललित शाह हैं वो गढ़वाल लौटते हैं, यानी कि अपनी राजधानी श्रीनगर लौटते हैं। और रास्ते में ही ललित शाह की दुलड़ी के अंदर मलेरिया से मृत्यु हो जाती है। दुलड़ी एक स्थान है जो कि अल्मोड़ा के अंदर है, तो वहीं पर इसकी मृत्यु हो जाती है। किस कारण? मलेरिया के कारण। तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ललित शाह की मृत्यु किस बीमारी के कारण हुई? तो मलेरिया के कारण हुई। तो कहाँ पर हुई? दुलड़ी के अंदर गढ़वाल लौटते हुए हुई थी। इसके बाद 1779 से लेकर 86 तक प्रद्युम्न चंद या प्रद्युम्न शाह कुमाऊं की गद्दी संभालते हैं, यानी कि कुमाऊं पर शासन करते हैं। इसको हम अगली क्लास में पढ़ेंगे। तो फ्रेंड्स, ये थे आज के जो उत्तराखंड इतिहास के संबंधित जो शासक कुमाऊं के अंदर हुए हैं उनके बारे में हमने पढ़ा है। तो जिन्होंने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है वो कर लीजिए, और साथ ही साथ हमारे टेलीग्राम ग्रुप से जुड़ने के लिए लिंक हमने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया है। थैंक यू फॉर वॉचिंग। मिलते हैं अगली क्लास में।